अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अदालती महाज पे इस वक्त खासी हलचल दिखाई दे रही है और सबसे बढ़कर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात बहुत मानीखेज मालूम होती है। ऐसे वक्त में जब अदलिया में तकसीम है, जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनातियों और तकर्रियों पर चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, तो कभी तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस को खत लिखे जा रहे हैं। अपोजिशन के पास भी चीफ जस्टिस को खत लिखने की बजाय बराह रास्त गुफ्तगू के जरिए अपने मसाइल से आगाह करें। लेकिन जजेस जो 26वीं आईनी तरामीम और जुडिशल कमीशन पर एतराज़ात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को अदलिया का सरबराह होने की हैसियत से उन्हें भी एतमाद में लेना चाहिए और उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना हाउस भी इन ऑर्डर करेंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द ने उस मुलाकात के तनाजुर में आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में जो की गई मुलाकात है, उस सिलसिले में गुफ्तगू हुई। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो कल अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। अब अदालती इस्लाहात जजेस और अपोजिशन के लिए काबिल कबूल भी होती हैं या नहीं, ये अहम सवाल है, क्योंकि पहले ही 26वीं आईनी तरामीम ने अदालती और सियासी महाज में तनाज़ा खड़ा किया हुआ है और ये तनाज़ा अब भी अदालती महाज पर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री और तैनातियों पर 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन जस्टिस आबिर फारूक ने जजेस की तकर्रियों पर एतमाद का इजहार करते हुए 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद अब 5 जजेस ने यह मामला चीफ जस्टिस के सामने रख दिया है और यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग का आगाज़ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज़ ने सीनियर वकला मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल की हैं। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 के शक 3 के तहत दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 के शक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में डाल दिया है। अब ये चीफ जस्टिस पर मुनहसर है कि वो इस पर कैसे लेते हैं। अगर वो भी जजेस की रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं तो यकीनी तौर पर अदलिया में महाजराई की कैफियत मजीद बढ़ जाएगी। अब सिर्फ जजेस की जानिब से ख़त नहीं लिखे जा रहे, बल्कि पीटीआई भी चीफ जस्टिस को ख़त लिख रही है। जैसा कि पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और ख़त में कहा गया है कि आपकी तवज्जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। 26 नवंबर 2024 को पीटीआई के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया गया। कारकुनान की ज़मानतों के केसेस जल्द समाअत का हुक्म दे। अब इस खत के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर के 120 मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। लेकिन अदालती फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है और जो चेंजेस आई 26वीं आईनी तरामीम की, जाहिर है उस पर जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो हुकूमत वक्त पे है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन के ज़रिए से जुडिशरी को कंट्रोल किए हुए है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश हम अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे इस मामले पर हुकूमती वर्जन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत असल में या कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ या कंसर्न क्वार्टर्स के साथ डील कर ली जाए और बानी पीटीआई जो है उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो वहीं निगेशन भी आ रही है हुकूमत की तरफ से। और राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया है जो बात अलीमा खान कर रही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी। अब राना सनाउल्लाह साहब तो बिल्कुल इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही ये ऑफ़र की जा रही है बानी पीटीआई को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इस मामले पर किसी तरह से डील नहीं। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पर हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से डील लेने की कोशिश का इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है क्योंकि पीटीआई इस वक्त शॉर्टकट की तलाश में भी और पीटीआई के आपस की तकसीम इतनी गहरी हो गई है कि अब पार्टी को एक इजलास बुलाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जलसा और एहतजाज करना और बानी पीटीआई को रिहाई दिलवाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हाल ही में तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली बनाने के लिए बनाई गई कमेटी भी धड़ेबंदी का शिकार हो गई है। 11 रुकनी कमेटी 2 हिस्सों में मुनकसम होकर रह गई है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने 11 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी थी और ज़ेली कमेटी का गुज़श्ता रोज़ 4 बजे इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अली मोहम्मद खान, साहबजादा हामिद रज़ा, रऊफ़ हसन और दीगर इंतज़ार करते रहे। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब समेत दीगर कोई भी इजलास में शरीक नहीं हुआ, जबकि सलमान अकरम राजा समेत 4 दीगर अरकान ने अलग से मुशावरत कर ली। यही वजह है
कि पार्टी कोई मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम नजर आ रही है। अब सवाल तो ये है कि पीटीआई, जिसके बारे में तासुर है कि वो एनआरओ की तलाश में और वो एनआरओ ना मिलने की वजह से हुकूमत और इदारों पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर रमज़ान और रमज़ान के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, वो पार्टी में इतने इख्तलाफात और तजादात की वजह से एक इजलास तो बुला नहीं सकती। हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक और वो मोमेंटम कहाँ से बनाएगी? सलमान अकरम राजा, जिन पर पार्टी में अलग से ग्रुप बंदी करने का इल्ज़ाम लगता है, वो एहतजाजी तहरीक चलाने के ऐलान के साथ साथ अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदर के ओहदे से हटाने को खुशायद करार दे रहे हैं। अब एक तरफ हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम कर रही है और मुस्तहकम समझ भी रही है, जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए भी भरपूर अंदाज के अंदर शिकंजा कस लिया गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली बनाती है, उस हिकमत अमली के एग्जीक्यूशन से पहले ही खासी तकसीम धड़ेबंदी दिखाई देती है और पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठने लगती हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वो लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं वही असल में नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रिहा हों। कैसर अहमद शेख साहब को कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इन द मीनवाइल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को लेकर तासुर यह है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है, और इस तासुर को तकवीयत इस बात से भी मिलती है कि पॉलिटिकल कमेटी ने 11 रुकनी झेली कमेटी बनाई, उसका इजलास कल स्केजुअल था 4 बजे, लेकिन उस इजलास में भी लोग शिरकत के लिए नहीं पहुंचे, वो भी धड़ेबंदी का शिकार हो गई, मुनकसिम हो गई। तो आपको नहीं लगता ये तासुर तो फिर तकवीयत पाता है, मजबूत होता है, गहरा होता है कि पीटीआई लीडरशिप नहीं चाहती कि बानी पीटीआई रहा हो? ये परसेप्शन तो सिर्फ कोई दे सकता है। ये जो बात आपने की है, सॉरी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मुझे सिर्फ लगता है कि किसी की प्लांटेड न्यूज हो सकती है, और वो प्लांटेड न्यूज इसीलिए हो सकती है कि शायद वो इस बात से डरता है कि वो 2-2.5 साल में उसने इमरान खान को क्यों नहीं तोड़ा। ये ब्लैक एंड व्हाइट बात है। ये बात अलहदा है कि वाकई हमारे इंटरनल डिफरेंसेस रहे, मैं उनको मानता हूं, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। ये हमें खत्म करने पड़ेंगे, ये तहरीकों में होते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक मुझे नहीं कि जो लीडरशिप है उनकी इंडिविजुअली इमरान खान को लॉयल्टी 100% है, और ये जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है उससे सारी लीडरशिप को ये सुनना चाहिए कि उनके जो जाती गिले शिकवे हैं वो एक साइड पे रख दें, क्योंकि मिशन बड़ा है। मेरे गिले मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि फिलहाल उससे एक बड़ा मिशन है, वो है इमरान खान की रिहाई और जमहूरियत की बहाली। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले इमरान इस्माइल साहब ने तकरीबन 2-3 घंटे पहले एक ट्वीट की, और वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का डियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला ये कई दिन के बाद ही सही, लेकिन लीडरशिप को ख्याल तो आया, चलो प्रेशर में आके ही सही, लेकिन कोई कोशिश तो हो खान को रिहा कराने की। इससे भी ये परसेप्शन तो बिल्ड होता है कि चलो को प्रेशर ये है कि दिखाया तो ये जाए कि खान की रिहाई के लिए हम संजीदा है, तो चलो ऐसे ही सही। इमरान इस्माइल साहब ने फैसला नहीं किया था कि वो 9 मई के बाद इमरान खान की मजम्मत करते हैं और सियासत में और हिस्सा नहीं लेंगे? तो यानी आप इस स्टेटमेंट को संजीदा नहीं समझते कि ये पीटीआई के किसी आदमी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑल दो कि वो पीटीआई के ज़ाहिर फ्रंट लाइनर रहे, गवर्नर सिंध रहे, लेकिन आप समझते हैं कि अब हालात बदल गए? बहुत से हमारे एक्स कॉलीग्स हैं जिन पे ऑब्वियसली बड़ी ज्यादती हुई, तो मैं किसी को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, जितना मैंने कहना था वो मैं कह गया। आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी सूबाई सदारत से हटाने का फैसला दुरुस्त था, जिसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है या काबिल सताइश कहा जा रहा है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, अब या बानी पीटीआई का जो पैगाम आया कि उससे अब गवर्नेंस बेहतर हुई है सूबे की? एक पुराना इशू है तो इस पे भी ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अली अमीन चीफ मिनिस्टर है और जुनैद खान जो है वो हमारे प्रेसिडेंट है। हम किसी और पार्टी की तो इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं डिस्कस करते। देखिए, एक बात, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन जी, हम 26 नवंबर की गोलियां क्यों नहीं डिस्कस करते? हम 8 फरवरी का मैंडेट क्यों नहीं डिस्कस करते? हम ये क्यों नहीं डिस्कस करते कि अगर पार्टियों की अंदरूनी सियासत डिस्कस करनी कि 60 साल में पीपल्स पार्टी में भुट्टो खानदान से बाहर किसी को जो है वो कोई ओहदा नहीं मिला, या 45 साल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, इसाक डार शरीफ के अलावा पीएमएलएन में किसी को कोई ओहदा नहीं मिला।
सर ये तो सिर्फ ये इनकी तैमूर desperation साहब, दिखा रही है। ये सवाल तो हम आपसे करते हैं ना कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, क्या 9 फरवरी को पीटीआई सड़क पे एहतजाज कर रही थी 8 फरवरी के मामले पर? 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, क्या पीटीआई ने अपना मुकदमा लड़ा 26 नवंबर में, या उस पर भी मुनकसम हो गई, तकसीम हो गई? ये तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। ये सवाल जायज है। 8 फरवरी के बाद हम तो 9 फरवरी को एहतजाज कर रहे थे, पेशावर में ही कर रहे थे। पेशावर में 9 सीटें गई। और ये मेरे ख्याल में पार्टी को और हुकूमत को एक स्टैंड लेना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ही रिगिंग की इंक्वायरी कर ले। इमरान खान साहब ने भी बार बार कहा, और कम से कम हमारी तो ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी डिमांड है। और जो दूसरा सवाल है 26 नवंबर के बाद, वो सवाल जायज है, लेकिन उसका जवाब भी क्लियर है। जब रियासत ने ये पैगाम दिया कि उसने अपने सिटीजन्स पे गोली चलानी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ा है कि उसके बाद क्या टैक्टिक्स जो है वो होने चाहिए। अच्छा, अब तैमूर साहब देखिए, हालिया दिनों में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, ख़ास तौर पे अभी ये गेम ऑफ नैरेटिव्स है ना। एक नैरेटिव ये कि बानी पीटीआई को कुछ अप्रोच कर रहे हैं कुछ लोग और वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप डील ले लो। दूसरी तरफ से हुकूमत ये कहती कि हमें अप्रोच किया जा रहा है, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खतूत लिख के कोशिश की जा रही है कि डील मैच्योर की जाए। लेकिन इसी दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 80-90% मामलात मैच्योर हो गए हैं, अब उस पर कायम रहे तो। लेकिन आज ही अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी अग्रेसिव थी, खासी जारहाना थी, और लग रहा था कि कंसर्न क्वार्टर्स को भी आड़े हाथों लिया है। तो क्या वो जो मामलात मैच्योर हुए थे कहीं ना कहीं वो खराब हुए हैं अब? जी, आवाज आ रही है? जी जी तैमूर साहब, आ रही है मेरी आवाज। मेरा सवाल आपने सुना? आपने कहा कि क्या जो डिस्कशंस चल रही थी जी जी वो खराब हुए। देखिए, एक फॉर्मल डिस्कशन चल रही थी जो हमारी नेगोशिएशन कमेटी और पीएमएलएन की थे। ऑब्वियसली वो डिस्कशंस तो कहीं नहीं गई, क्योंकि हुकूमत ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना जो है वो भी गवारा नहीं समझा। एक इनफॉर्मल डिस्कशंस चल रहे थे जिसको दोनों साइड्स मुख्तलिफ इंटरप्रेट कर रहे थे। उसमें अली अमीन खान, बैरिस्टर गौहर और जो भी रियासत की लीडरशिप थी, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो बैरिस्टर गौहर या अली अमीन ही दे सकते हैं। नहीं, लेकिन जाहिर है कि एक तासुर तो था ना कि मामलात कहीं ना कहीं बैकडोर, क्योंकि खुद कहा गया, खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया। देखिए, बैकडोर है तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक ये चीज भी इशू है कि हर बंदा उस चीज पे कोई ना कोई कमेंट करता है जिसका उसे पता भी नहीं होता। तो कोई डिटेल्स मेरे पास वो बैकडोर नेगोशिएशंस की नहीं है कि मैं उन पे कमेंट करूं। हाँ, वो उनकी मीटिंग हुई थी और एक दो मीटिंग्स रिपोर्ट हुई थी। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मुनासिब नहीं है, लेकिन कहां तक क्या हालात सेट हुए थे या नहीं हुए थे, मैंने अली अमीन खान की पब्लिक स्टेटमेंट देखी थी, उस पर वही कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आज जो गंडापुर साहब ने बड़ी अग्रेसिव स्पीच की है, या उससे तासुर मिला है कि वो कंसर्न क्वार्टर्स को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, तो क्या आप ये चेंज हो गई, पोजीशन तब्दील हुई है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर। नहीं, पोजीशन नहीं तब्दील हुई। देखें, जो मैंने उनकी आज की स्पीच नहीं सुनी, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देख लें तो ऑब्वियसली जैसे पीएमएलएन में एक तरफ से जो है वो कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा जो है वो नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सख्त स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर आप अली अमीन खान की कुछ स्टेटमेंट्स देख लें तो वो काफी सख्त रही हैं। इशू ये है, जो मेरे ख्याल में जो ये सब कुछ बताता है वो ये बताता है कि पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकला और क्राइसिस से निकलेगा भी नहीं। उसमें कभी सख्त बातें होंगी, उसमें जो है वो कभी नेगोशिएशन की बात होगी, लेकिन क्राइसिस से निकलने के लिए हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को यह समझना पड़ेगा कि आप किसी को जो है वो मनमानी करके, जब ज्यादती आपने की हो तो किसी से गलत पोजीशन नहीं मनवा सकते। सर, ये सख्त और नरम स्टेटमेंट्स वाला तो एक कुलिया है सर। आपको याद होगा ना कि जी एक सेंटेंस जी, अगर आपने नेगोशिएटेड सेटलमेंट करनी है तो नेगोशिएशन का असूल है कि वो विन विन होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स जो है वो इससे निकले। अवाम हमारे साथ, वोट हमारे साथ, कानून हमारे साथ। तो कैसे आप इमरान खान को कह सकते हैं
कि वो जो है वो रियासत के टर्म्स पे निकले। ठीक, अब ये जो सख्त और नरम स्टेटमेंट्स है कि कभी एग्रेसिव होती हैं और कभी बिल्कुल बड़ी पोलाइट स्टेटमेंट होती है और जिसमें इंगेजमेंट की नेगोशिएशंस की बात होती है, तो ये तो वो कुलिया है कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो अल्टीमेटली तो फिर मफामत ही मांग रहे हैं, जिसको हम डील कहते हैं या सेटलमेंट कहते हैं या अरेंजमेंट कहते हैं, कि कभी गुस्से से और फिर कभी बातचीत से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम अभी ना मज़ामत मांग रहे हैं ना मफामत मांग रहे हैं, वो एक चलता हुआ मुल्क मांग रहे हैं। लेकिन वो जो चलता हुआ मुल्क है वो उन असूलों से नहीं चल सकता जिनसे वो 75, 76, 77 साल चला। और उसकी मैं आपको वजह बता दूं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एज ए पीटीआई लीडर नहीं बोल रहा, एज ए सिटीजन बोल रहा हूं। वो इसलिए नहीं चल सकता कि जो पर्दे के पीछे से जिस तरीके से ये मुल्क चलता था, वो अभी एक मालिक को भी पता है, एक ड्राइवर को भी पता है, सड़क पे हर बंदे को पता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वो जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन हैंडल किया गया उससे पता चल गया, और उसके बाद जो जो हुआ उससे भी पता। सर बट अनफॉर्चुनेटली देख तो आज भी आप पर्दे के पीछे रहे हैं। नहीं, मैं तो पर्दे के पीछे नहीं हूं, मैं इससे ओपन और क्या बात करूं। हाँ, इतनी जो है वो बंदा मुनासिब जुबान इस्तेमाल करता है कि एक, इस मुल्क में आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होना है, और दूसरा वैसे ही हमारे इदारे हैं, हमारे फौज हैं, हमारी सारी रियासती इदारे हैं, तो किसी हद तक उनके वकार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुल्क बनेगा जब ये सारे इदारे, फौज हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, जब ये सारे चले। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि स्टेट के अंदर ही जो है वो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये नहीं जरूरी। कैसे नहीं जरूरी? बट हमें ये ऑनेस्ट डायलॉग्स करने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान को बनाना पड़े। किससे सर, किससे डायलॉग किससे करना है? ये लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि हुकूमत के साथ तो हो गया चैप्टर क्लोज, स्पीकर की जो ऑफर थी वो भी कर दी रद्द, तो अब ये डायलॉग वो पर्दे के पीछे वालों से बैकडोर ही हल है असल मसले का? कभी कभी कोई चैप्टर क्लोज नहीं होता, वो तो चैप्टर ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था वो ये था कि मेरे ख्याल में ये सारे इदारे खुद से भी इनको डायलॉग करना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बढ़ सकता है और किस तरीके से नहीं बढ़ सकता। झगड़ा साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान आपके मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और वो जो पहला इशू है जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके बाद जुडिशल साइड पे एक मेस, एक फस, एक क्योस नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से हुई हैं, ये सब बात करेंगे उस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात, आज सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की मुलाकात, कल ऑपोजिशन के एक वफ्द की मुलाकात होने जा रही है। मुलाकातें भी हो रही हैं, ख़त व किताबत भी हो रही है। बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मिले चीफ जस्टिस से, आज सुप्रीम कोर्ट बार का वफ्द मिला, फिर बताया गया कि ऑपोजिशन मिलने जा रही है। क्या हो रहा है सर, क्या होने क्या जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम रेहान, ये रूटीन की मुलाकात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सच के जिससे मतलब कोई परेशानी हो। और वजीर आजम जो है वो रियासत के हेड होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नहीं बट ये सर सीक्वेंस ऑफ मीटिंग्स है, और रूटीन में तो इस तरह की मुलाकातें नहीं कि एक दिन वजीर आजम मिले, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बार का वफ्द मिले, इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में वजीर आजम पाकिस्तान मिले, और फिर चीफ जस्टिस खुद ये कह रहे हैं कि कल ऑपोजिशन का वफ्द भी आ रहा है। तो सबसे ये जो बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कोई अदालती इस्लाहात हो रही हैं, कोई नई तरमीम आ रही है पार्लियामान के फ्लोर पे जुडिशल साइड से, यानी जुडिशरी को लेकर? हाँ जी भी तरमीम तो काफी अच्छे से, काफी वक्त से एक है, अंडर डिस्कशन भी है, और उसमें देखा जा रहा है कि मजीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है जुडिशल रिफॉर्म्स में, स्पीडी जस्टिस में, और पार्लियामेंट को मजीद एम्पावर करने में। तो उस पर तो वर्किंग हो रही है, वो जब टेबल होगी तो इंशाल्लाह आपको और सबको पता चल जाएगा। यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं?
तरमीम तो रेहान, ये तो मतलब एक अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। बाकी इंसानी मुआशरों में बने हुए आईन और दस्तूर, वो तो वक्त के साथ जिस तरह हालात बदलते हैं, मामलात बदलते हैं और ज़रूरियात बदलती हैं, तो उसमें तरमीम की जा सकती है। और पार्लियामेंट का बुनियादी तौर पे काम ही यही है कि वो आईन साजी करें, दस्तूर साजी करें, और जहाँ पर कानून में कोई सुकम हो, कुछ चीजें हो, उसको दूर करें। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी, बुनियादी ड्यूटी यही है। नालियां और सड़कें बनाना ये तो आपने बड़ा अप्रोप्रिएट ये कहा कि जब ज़रूरत हो तब तरमीम कर ली जाती है, इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या ज़रूरत आन पड़ी है इन पर्टिकुलर एट दिस पॉइंट इन टाइम कि क्या ये जो ख़त लिखे जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस लिखी जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक ख़त चीफ जस्टिस को भी लिख दिया है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस हैं उनके अगेंस्ट राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कोई रेफरेंस भी ला सकते हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा रेफरेंस लाएं देख लेंगे। तो ये जो बहाज़राई है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये टेम्परेचर हम कम होता हुआ देखेंगे या ये बढ़ जाएगा? नहीं, टेम्परेचर कम होगा और चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खत वाली डिप्लोमेसी है ना, ये इसको अगर हम समझ लें कि खत लिखने वाले की नीयत अच्छी है, तो वहां जाके फिर बदनीयती जाहिर हो जाती है कि खत जिसको भेजा है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया को मिल जाता है। तो ये चीजें जो है, ये अदलिया एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। यहाँ पर कोई जज जो है उसने वो कोई सियासतदान नहीं है, उसने पॉपुलैरिटी या फेम के लिए वो काम नहीं करता। उसको तनख्वाह मिलती है लोगों को एक तेज और बर्क रफ्तार इंसाफ देने के लिए। और जजों का काम ये नहीं होता कि ऐसी ऑब्जर्वेशन दें कि उसकी टीवी पर बयानात बने, अखबारों में सुर्खियां लगे। जज के मुंह से बात नहीं निकलती, उनका कलम बोलता है, उनके फैसले, उनका काम बोलना चाहिए। देखिए इख्तियार वली साहब, जजेस तो आज भी कह रहे हैं कि वो तो जाहिर है को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो तो रिमार्क्स भी, मतलब जाहिर है कि वो कल भी ये कहा मुसरत हिलाली साहिबा ने, दीगर जजेस भी कह रहे हैं हम क्या करें, हम तो को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आके काउंटर भी नहीं कर सकते। शाम को मीडिया के ऊपर भी जो जिस तरह की गुफ्तगू होती है, जैसे ट्विस्ट की जाती है चीज़ों को, वो कहते हैं इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। तो फिर जजेस क्या करें, वो ख़त भी ना लिखें, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी ना करें, दे फील देमसेल्व्स टू बी वेरी कॉर्नर्ड। पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ पर अगर तनकीद की बात हो, तो जितनी क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग होती है पॉलिटिशियंस की, ये शायद किसी तबके की होती हो, किसी की नहीं होती। जितनी तनकीद एक सियासतदान पर होती है, किसी पर नहीं होती, किसी पर भी। आप पैमाने जांच लें, चेक कर लें। अब जब जजों के फैसले ऐसे आएंगे कि फैसला से पहले उनकी सासू माँ फैसले का ऐलान कर दे, जजों के फैसले जब ऐसे होंगे कि मुल्क के एक सियासतदान के लिए वो उनका एक पैमाना होता है इंसाफ का, दूसरे सियासतदान के लिए दूसरा होता है। जब आप केस को नहीं देखते, फेस को देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन से गॉडफादर, सिजिलियन माफिया और गुड टू सी यू जैसे 2 तरह के इंसाफ के पल्ले नजर आते हैं, तो फिर सियासतदान के पास भी बोलने के अलावा और क्या रास्ता होता है जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि ये जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये अगर बंद हो जाएं और सियासत में मुदाखलत इनकी बंद हो। लेकिन मैं इसको इस पैराए में भी देखता हूँ रेहान कि परवेज मुशर्रफ का जब मार्शल लॉ था, तो उस वक्त एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था जिसको पीसीओ कहते थे। उस पीसीओ के तहत किसी ने हलफ नहीं उठाया, इन जजों ने हलफ उठाया था। उस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को सर फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पीसीओ के तहत जजेस अपॉइंट हुए थे, आज आपने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस को अपॉइंट कर दिया है। आज भी वो पीसीओ की आवाजें उठ रही हैं कि मर्जी के जज लगा दिए, मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही। मैं आपकी बात की जवाब भी देता हूं, लेकिन आपको बता दूं, फिर उसके बाद एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दी गई। तो ये हमारी अदलिया की तारीख भी है। फिर साकिब निसार की स्टेटमेंट भी देख लें कि जी ये दोनों माँ बाप बेटी
नवाज शरीफ और मरियम को अगर डिस्क्वालीफाई ना करें तो हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो आप इसको मुझे इख्तियार भाई साहब एक्चुअली ब्रेक लेनी है सर, लेकिन आपने वो रिवेंज ले लिया ना, अल्टीमेटली आपने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया जो आप करना चाहते थे। कह सकते हैं या आपके अपने जज्बात हो सकते हैं या आपकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आपने नहीं, जिस तरह आपने कहा आपने रिवेंज का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मैं इधर कोई आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स का ये तासुर, मैं आपकी बात मैं सुनता रहूं और आप बोलते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। आपने एक और बात की, इससे पहले आपने क्या कहा? मैंने बात की कि उस वक्त पीसीओ के तहत जजेस ने हल्फ लिया था, आज आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आड़ में जजेस को लगा भी दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी कर दी। उससे पहले आपने कोई और बात की। मुझे इख्तियार भाई साहब एक्चुअली ब्रेक लेनी है, मैं तो यही बात कर रहा था जो आपसे साथ, कि आप भी अपनी बातें भूल जाते हैं, पता नहीं आप हमारी बात सुनते ही कहाँ हैं सर। मैं तो आप ही की सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। दूसरा मैं आपको ये बता दूं रेहान के ये पैमाने जो है ना ये अब बदलने होंगे। मेरे ख्याल में जिस जज को सियासत करनी है तो वो छोड़ दे, नौकरी छोड़े और जो हलफ उसने लिया है या उसके मुताबिक अगर कोई सियासत कर रहा है तो आप रेफरेंस ले आए, सीधी सी बात है सर। हम बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी तो वो इसी कॉन्टेस्ट में थी कि अगर कोई सियासत में मुलविस है, किसी के इंटेंशंस अगर वो सिर्फ अदलिया तक महदूद नहीं है, वो शरारत में मुलविस पाए गए तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ शवाहिद होंगे, हम उस पर रेफरेंस लाने का अगर सर देखिए अगर मगर की तो बात ही नहीं, आप तो वर्डिक्ट दे रहे हैं ना कि लोग सियासत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ले आए रेफरेंस। नहीं, मैं वर्डिक्ट थोड़ी दे रहा हूँ, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थोड़ी हूँ। ब्रेक लेते मैं तो एक छोटा सा खादिम हूँ इस मुल्क का, सियासत खादिम आला सर, खादिम इख्तियार भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पंजाब हुकूमत ये दावा करती है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे बनाती है। यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत लोगों की फलाह के लिए काम करती है। मरियम नवाज तलबा में बाइक्स भी तकसीम कर रही हैं। पंजाब की आवाम को 2 महीने बिजली के बिलों में रिलीफ भी दिया गया। ग्रीन पंजाब के मंसूबे से इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाई जा रही हैं जो कि आवाम के लिए खुशाइंद इकदाम है। लेकिन पंजाब के कुछ मंसूबे तनाज़ात की ज़द में हैं, जिससे तासुर उभरा कि पंजाब हुकूमत दिखावे की गरज से काम कर रही है। जैसा कि पंजाब हुकूमत पर गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज की तकसीम के वक्त ये इल्ज़ाम लगा कि इसमें बेज़ाब्तगियाँ की गई और जो घी, आटा, चावल फराम किए गए वो गैर मयारी थे और ज़्यादातर राशन मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुँचा। फिर इसी तरह जब बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया गया तो मरियम नवाज़ के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो पंजाब पर खुसूसी मेहरबानी कर रहे हैं। यानी पंजाब के कई ऐसे मनसूबे हैं जो तनाज़ात का शिकार रहे। ऐसा ही एक ताज़ा तरीन मनसूबा बाइकर लेन का है, जिसे पंजाब हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की फर्स्ट बाइकर लेन है, जो मामूली बारिश के बाद किस अंदाज में दिखाई दी कि वहाँ पर लोग फिसलते रहे, मोटरसाइकिल सवार फिसलते रहे, वहाँ पर पानी भर गया। ये बाइकर लेन बनाने का मकसद तो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना था, उसमें बेहतरी लाना था, हादसात में कमी लाना था। ये बाइकर लेन ट्रैक तकरीबन 7 किलोमीटर का था। मुस्लिम टाउन मोड़ से लेकर अरफा करीम टावर तक ये ट्रैक फैला हुआ था और तकरीबन 110 मिलियन रुपए की लागत से इस ट्रैक को बनाया गया। लेकिन अबरे करम ने पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे का भरम नहीं रखा। दरहकीकत आज लाहौर में सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश हुई और इस बारिश ने बाइकर लेन के पेंट को पल भर में हजम कर लिया। यानी जो ग्रीन पेंट ट्रैक पर किया गया था उसको हल्की सी बारिश ने मिटा दिया। तकरीबन 11.5 करोड़ सिर्फ पेंट पर खर्च किया गया था और बारिश ने आवाम के टैक्स के पैसों को डिबो कर रख दिया। अभी सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश ने मंसूबे की कलई खोली है। पेंट का मयार इतना नाकिस था कि मामूली बारिश ने पेंट का नामो निशान तक न रहने दिया। हालांकि मानसून मौसम में लाहौर में 100 मिलीमीटर तो कभी 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होती है। देखा जाए तो ये ग्रीन ट्रैक तो हादसात से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन पेट उतर जाने के बाद लोग बाइकर लेन पर सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं। और ये गुरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट बारिश के पानी में बहने की वजह से बाइकर लेन स्लिप हो रही है और लोग बाइक से गिर रहे हैं। यानी अब पंजाब हुकूमत का एक और मनसूबा तनाज़े की भेंट चढ़ गया है। ज़रूरत इस बात की है कि ये तहकीकात की जाए आखिर इतने नाकिस मटीरियल का पेंट क्यों लगाया गया और ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा कि मरियम नवाज सेहत के शोबे में भी अहम इकदाम उठा रही हैं। अस्पतालों तक मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस का आगाज़ भी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 25 करोड़ डॉलर्स की लागत से 300 बिस्तरों का जो सऊदी जर्मन अस्पताल है वो बनाने का ऐलान किया है। लेकिन लाहौर के सरकारी अस्पताल की हालत देखें तो वो कोई बहुत ख़ास नज़र नहीं आती। जैसा कि लाहौर के म्यू हॉस्पिटल ऑर्थो वार्ड में लिफ्ट गिर गई, जिसके नतीजे में अस्पताल स्टाफ समेत 12 अफराद की टांगें टूट गई हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक वार्ड में गुज़श्ता साल ही नई लिफ्ट नस्ब की गई थी। अब अस्पतालों में
लिफ्ट गिरने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और इस हादसे पर भी पंजाब नोटिस लेकर जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इन इश्यूज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।